हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। किस तरह से हम इस विधि के माध्यम से अज्ञात चर x और y ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस निकाय में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होगी। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके कुछ नियम्स को समझना होगा, जो कि रूल्स या कंडीशन जिन्हें हम कह सकते हैं, प्रतिबंध भी हम उनको हिंदी में कह सकते हैं। तो हम पहले जानें कि इसके क्या रूल्स हैं। तो जो मानक समीकरण होती है, मानक रैखिक समीकरण ax + by = c। अब जब हम निकाय की बात करते हैं तो वहाँ पर दो समीकरण होती है, दो रैखिक समीकरण। देर आर टू linear pairs, so we have to put here a1x b1y c1 and a2x b2y = c2. Now what is our first rule? If a1 upon a2 b1 upon b2 are not equal to each other, यदि ये आपस में बराबर नहीं है, then system has unique solution. Then system has unique solution. यदि हिंदी में बात करें तो यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। निकाय का अद्वितीय हल होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, last two terms are not equal, then system has नो सॉल्यूशन। ओके, हिंदी में बात करें, यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो निकाय के कोई हल नहीं होगा। तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। ओके, अब थर्ड जो है, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then system has infinitely many solution. हिंदी में बात करें, यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तो निकाय का अनंतः अनेक हल होगा। ओके, तो यहाँ पर तीन कंडीशन है। यदि पहले दो टर्म्स नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या अद्वितीय हल होगा, और यदि फर्स्ट टू इक्वल है लेकिन लास्ट टू नॉट इक्वल है तो नो सॉल्यूशन, अर्थात कोई हल नहीं होगा। यदि तीनों इक्वल आ जाते हैं तो अनंतः अनेक हल होगा, अर्थात इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब यदि बात यूनिक सॉल्यूशन की हो, बट वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, यदि अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है चेक करने के दौरान, तो फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, x, y एंड -1। अब हम जब इनके कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे x के कोफिशिएंट a1, नीचे a2, y का कोफिशिएंट b1, b2 और कांस्टेंट टर्म अर्थात नियत राशि c1 और c2। तो a1, a2, b1, b2, c1, c2, this is for x, this is for y, this is for -1।
अब आपको एक्स के अपॉन में लाना है, तो एक्स के टर्म्स को हम ओमिट कर देंगे। तो b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इस टेक्निक से इस फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हैं। अब y के लिए चाहिए तो y की टर्म्स को ओमिट कर देंगे हम। अब y में हमको नीचे से लेना पड़ता है, तो a2c1 माइनस a1c2, देन a2c1 माइनस a1c2। जब हम -1 के लिए चाहिए तो -1 की टर्म्स को ओमिट कर देंगे, a1b2 माइनस a2b1 माइनस a2b1। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ओके, तो ऑन दिस कंडीशंस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। ओके, सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो x माइनस 3y जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आफ्टर इक्वल टू होती है, आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 3 इधर होकर प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस। नेक्स्ट इज 3x माइनस 9y इक्वल टू -2 को इधर शिफ्ट किया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमको दो इक्वेशन प्राप्त हुई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विथ a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। हिंदी माध्यम के लिए क्या होगा, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, इससे हम इसकी तुलना करेंगे। ओके, तो व्हाट विल वी गेट, आपको इसके कंपेयर करना है कोफिशिएंट। x को फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स देयर इज 1। तो a1 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी एंड b1 इज -3, आपको उसका साइन भी यूज करना है। एंड c1 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, समीकरण 1 की जो नियत राशि है वो c1 हो गया। इसी प्रकार a2 क्या होगा, 3 होगा, b2 -9 होगा, c2 2 होगा। अब आप देखिए a1 अपान a2 फाइंड करिए, इनका रेशियो ऑफ x, रेशियो ऑफ y एंड रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, इन तीनों के आपको रेशियो निकालना है। तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 3 है, देन b1 अपान b2, b1 -3 है, b2 -9 है। यदि आप इसको कट करते हैं, माइनस विल बी कैंसल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वी गेट 1 अपान 3। नेक्स्ट इज c1 अपान c2, देन 3 अपान 2। ओके, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, बट लास्ट जो c1 अपान c2 का रेशो है वो बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अब लास्ट टू टर्म नॉट इक्वल है, मतलब देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, अतः निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो अब यहाँ पर जब कोई हल नहीं है तो x और y की वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, और पूरा जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे मैं आगे आपको अदर कंडीशंस पर भी एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल ये जो क्वेश्चन था वो सेकंड प्रतिबंध को फॉलो करता है। जब लास्ट दो टर्म आपस में इक्वल नहीं आती है तो सिस्टम का कोई हल नहीं होता, तो आगे हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व केवल आपको यूनिक केस में ही करना, उसका नाम से ही लग रहा है यूनिक, अद्वितीय, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे अनंत अनेक हल हो सकते, तो उसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। कोई हल नहीं है तो भी हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। केवल पहली कंडीशन, पहले प्रतिबंध के केस में ही हमको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक्स और वाई का जो मान होगा वो हमें इस सूत्र के द्वारा पता करना है। थैंक्स।